हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फॉरगॉटन हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। मेरा नाम सुमरजीत सिंह है। चलिए भैया आज की क्लास को करते हैं शुरू। देखिए भैया आज की क्लास जो है इट इज़ अ लिटिल बिट रिकॉर्डेड। लिटिल बिट क्या, पूरी रिकॉर्डेड है। अब कारण कुछ ऐसा नहीं है, आई जस्ट वांट टू मेक श्योर। मैं ये जानना चाहता था कि रिकॉर्डेड क्लास की रीच बजाय लाइव के ज़्यादा होती है या नहीं। बस इसी को जानने के लिए भाई मैंने ये क्लास जो है अपनी रखी है रिकॉर्डेड। तो आप मुझे बताइएगा आपका अनुभव कैसा रहा है। चलिए तो भैया आज की क्लास को बिना किसी विलंब के, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मेरा नाम समरजीत सिंह है। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे साथ डेली सुबह 9 बजे और शाम को 4 बजे जुड़ सकते हैं। सुबह आप थ्योरी पढ़िए, शाम को 4 बजे आप मेरे साथ क्वेश्चंस के लिए जोड़िए। चलिए आज की क्लास को अविलंब करते हैं शुरू। हाँ, चलिए जुगल भैया नमस्ते, नीरू नमस्ते, कविशा नमस्ते, शुभ संध्या वंदन बच्चे। सना हेलो हाय नमस्ते बच्चे। अनु नमस्ते। चलिए भाई सभी को पंकज भैया प्रणाम। हाँ चलिए भाई आज का पहला सवाल, गागरोन जलदुर्ग कहाँ पर स्थित है, अर्थात किन दो नदियों के संगम पर है। तो आपको बताना है भाई, काली सिंध और आहू, पिछोला, चंबल या गंभीरी। प्रश्न को करने का तरीका सिंपल है। 30 सेकंड का खुद को समय दीजिएगा, आराम से सोच के समझ के तब उत्तर दीजिए। चलिए भाई बहुत सारे सही उत्तर आ रहे हैं। पंकज भैया का उत्तर सही है, सना का उत्तर सही है, जुगल भैया का उत्तर सही है। चलिए भाई लगभग क्लास में बैठे कविशा का उत्तर सही है, रोहित भैया का उत्तर सही है, फाइटर बॉय। चलिए बहुत अच्छे भाई, लगभग सभी को पता है कि काली सिंध और आहू नदी के संगम पर आपको गागरोन जलदुर्ग मिलेगा। तो चलिए भाई ये प्रश्न बिल्कुल सरल सिंपल था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। चलिए भाई प्रश्न संख्या सेकंड जो है इसकी तरफ चलते हैं। बैराठ जो है वो प्राचीन काल में किसकी राजधानी था, मत्स्य राज्य की, चेदी राज्य की, चोल की या अर्जुनाइन राज्य की। सिंपल तरीका है भाई, 30 सेकंड का समय दीजिएगा। आपने बैराठ के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो भैया आप मेरे को बताएं। बताइए भाई प्राचीन काल में राजधानी किसकी थी, मत्स्य की, चेदी की, चोल की या अर्जुनाइन की। चलिए भैया 30 सेकंड का समय ओवर होने वाला है, जल्दी से कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया पंकज भैया, बहुत अच्छे मित्र। सबसे सही सबसे सटीक उत्तर देने के लिए अंजलि बहुत अच्छे। दलीप भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दिनेश भैया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल सही उत्तर, बहुत अच्छे। चलिए भाई ये बिल्कुल सही। कविशा बहुत अच्छे, सना बहुत अच्छे। चलिए भाई इसका सही उत्तर जो है वो है मत्स्य राज्य की। तो आपको याद रखना है भाई, बैराठ प्राचीन काल में राजधानी किसकी थी, मत्स्य राज्य की। ओके चलिए अब प्रश्न संख्या 3 जो है भाई इसकी तरफ चलते हैं। बताइए रणकपुर जैन मंदिर जो है वो किस नदी के तट पर स्थित थे या है, माही, गंभीरी, बेड़च या मथाई नदी के किनारे। चलिए भाई करने का वही तरीका, 30 सेकंड का आपके पास समय है, धैर्य से सोचकर 30 सेकंड को इन्वेस्ट करिए और बताइए भाई कहाँ पर है, कैसे है। चलिए भाई कोशिश करते रहिए। हम्म चलिए बिल्कुल सही बात। जुगल भैया बहुत अच्छे, सना बहुत अच्छे, कविशा बहुत अच्छे, पंकज भैया बहुत बढ़िया, रोहित भैया सी ऑप्शन नहीं है, गलती नहीं करनी है। हाँ सना बचे ए नहीं है, प्लीज याद रखिएगा डी इज द करेक्ट आंसर। तो भाई याद करके जाइएगा, रणकपुर के जैन मंदिर वो है आपके मथाई नदी के तट पर। ओके चलिए बहुत बढ़िया। अब बताइए भाई प्रश्न संख्या 4, ये धार नहीं थार, थार का कल्प वृक्ष किसको कहा जाता है, रोहिड़ा को, सांगवान को, खेजड़ी को या बबूल को। बताइए भाई किसको थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है, रोहिड़ा, सांगवान, खेजड़ी या बबूल। बताएं भाई जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, आपके पास 30 सेकंड का समय है। रोहिड़ा, सागवान, खेजड़ी, बबूल। चलिए भाई बहुत सारे विद्यार्थियों का सही उत्तर आने लगा है। अरे अरे रोहित भैया रोहिड़ा नहीं है, नाम पे मत जाइए। चलिए भाई बहुत सारे विद्यार्थियों का सही है। अनु बहुत अच्छे, शकुंतला बहुत बढ़िया बच्चे, इसके अलावा कविशा बहुत बढ़िया, पंकज भैया बहुत अच्छे, जुगल भैया बहुत अच्छे, निकिता बहुत अच्छे बच्चे, वेरी वेरी गुड। थार का कल्प वृक्ष जो है भाई वो खेजड़ी को बोलते हैं। चलिए भाई आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 जो है भाई ये देखिए सरल सवाल है। ऐसे प्रश्न आरपीएससी अक्सर पूछती है। आपसे पूछ लिया जाता है भाई कि राइटर और उनके नाम। तो आपको बताना है कि वेली किशन रुक्मणीरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, पृथ्वीराज हैं, ईसरदास जी हैं, प्रताप सिंह महाराज हैं या बांकीदास हैं। भाई 30 सेकंड का समय, धैर्य से सोच के उत्तर करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। बताइए भाई वेली किशन रुक्मणीरी के लेखक कौन है। चलिए भाई बहुत अच्छे, जुगल भैया वेरी गुड, निकिता बहुत अच्छे बच्चे, शकुंतला बहुत अच्छे, सना बहुत अच्छे, अनु बहुत अच्छे, दलीप भाई बहुत अच्छे,
वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए भाई, लगभग सभी को पता है। पृथ्वीराज जो थे, उनका पृथ्वीराज राठौड़, उन्होंने वीली किसन रुक्मणीरी लिखी थी, है ना। इस साल के शायद आरएएस प्री में भी पूछा था 2023 वाले में, तो भाई ये थोड़ा याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 6 जो है, इसके ऊपर चलते हैं। आपको बताना है नाथ द्वारा शैली की पेंटिंग्स को सामान्यता क्या कहा जाता है। तो बताने भाई, पिछवाई कहते हैं, लहरिया कहते हैं, बनी ठणी कहते हैं, या रसमाला कहते हैं। रसमलाई तो नहीं। चलिए, देखिए अभी जीआई टैग भी मिला, आपको पता होगा, नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। वाह, बहुत अच्छे भाई, लगभग सारे के सारे विद्यार्थियों को पता है कि भाई पिछवाई पेंटिंग्स जो हैं वो नाथ द्वारा की है ना, लगभग। बहुत अच्छे रोहित भैया, गलती नहीं करनी है दोस्त, है ना, याद करके जाइएगा। पिछवाई जो है वो कहाँ की है, नाथ द्वारा की। चलिए बहुत अच्छे। हालांकि आप लहरिया भी कर सकते हैं। बनी ठनी पेंटिंग किशनगढ़ की है, वो आपको याद होगा। और रसमाला जैसा कुछ नहीं है, हाँ, रागमाला पेंटिंग्स हैं बट रसमाला नहीं है। चलिए भाई, प्रश्न संख्या 7 जो है, ये बताइए, सुंधा माता का मंदिर आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। बाड़मेर में, जालौर में, जयपुर में, या सीकर में। वही सेम ट्रिक, सेम तरीका, 30 सेकंड का समय। जल्दी से बता दीजिए भाई कौन सा है। देखिए, ओवर जल्दबाजी नहीं करनी है ना, धैर्य से। जैसे एक बार में आपने पहले तो सारे ऑप्शन पढ़े, आपको सपोज लगा कि यार जालौर उत्तर सही है, बट आपने तब भी नीचे के 2 ऑप्शन पढ़े, जयपुर सीकर, ठीक है। उसके बाद फिर आपने मार्क किया कि हाँ भाई, सती का मस्तक सुंधा माता ये तो जालौर के अंदर है। तो आप यहाँ पे याद रखना है, रोपवे वगैरह के लिए फेमस था, आपको पता होना चाहिए, तो भाई याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर जो है वो है जालौर। अब प्रश्न संख्या 8 की तरफ चलते हैं भाई। आपको बताना है चौहान वंश की कुलदेवी कौन सी है। चामुंडा देवी, लटियाल देवी, तनौटिया माता, या शाकंभरी माता। अगर आपने अच्छे से चौहान वंश पढ़ा है तो आप बहुत इजीली इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। बताइए भाई, चामुंडा वंश की कुलदेवी, सॉरी, चौहान वंश की कुलदेवी कौन सी है, बताइए। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चुगल भैया बहुत अच्छे, निकिता, सना बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड। पंकज भैया बहुत अच्छे, अनु बहुत अच्छे, शकुंतला बहुत बढ़िया। चलिए नीरज भैया बहुत अच्छे। कैसा हुआ पेपर? अच्छा चलिए, अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया बात है मित्र, वेरी गुड। चौहान वंश की कुलदेवी है शाकंभरी माता, ठीक है ना, शाकंभरी देवी, शाकंभरी माता, है ना, तीर्थों की नानी, देवयानी। चलिए प्रश्न संख्या, अब ये कौन सा है, 9। ये बताइए भाई, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है निम्न में से। मेड़ता में, नारायणा में, रैण में, या सलेमाबाद में। बताइए भाई कहाँ पर है निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ। आपके पास वही भाई 30 सेकंड का समय है, धैर्य से सोच के करिए। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड। बहुत बच्चों का बिल्कुल सही आने लगा उत्तर। इसी तरीके से करते रहिए भैया। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ मिल जाएगी आपको अजमेर के अंदर, और अजमेर में भी टू बी प्रिसाइज कहाँ है, सलेमाबाद। बहुत अच्छे भाई, है ना। ये तो क्लास के लगभग सारे विद्यार्थियों को पता है। जिनको नहीं पता, जिन्होंने नरेना, अरे रोहित भैया नरेना नहीं है, नरेना के अंदर दादू जी की है ना। चलिए प्रश्न संख्या 10 बताएं। अब दादू जी के बारे में बात हो रही है, तो चलिए भाई अगला प्रश्न उसी उन्हीं से रिलेटेड है। वो ये पूछ रहा है कि दादूपंथी संत निम्न में से कौन से थे। रज्जब जी थे, रामदेव जी थे, गोगा जी थे, या जसनाथ जी थे। बताइए भाई कौन से हैं जो कि दादूपंथी संत थे। रज्जब जी, रामदेव जी, गोगा जी, या जसनाथ जी। वही तरीका, सिंपल मेथड, 30 सेकेंड्स का समय देंगे खुद को, आराम से सोच के समझ के तब इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। चलिए भाई बहुत बढ़िया, जुगल बहुत अच्छे, निकिता, सना, अनु, कविशा बहुत बहुत अच्छे, मुकेश भैया बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए नीरज भैया, पंकज भैया बहुत अच्छे मित्र, दलीप भाई वेरी गुड। चलिए इसका सही उत्तर जो है भाई वो याद करके जाइएगा। निम्नलिखित में से दादूपंथी संत कौन है, तो आपको याद रखना है भाई संत रज्जब जी। ओके, चलिए अब आपको ये बताना है भाई, हाँ, रणथंभौर का मेला जो है ये कब लगता है। देखिए रणथंभौर के अंदर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, आपको भाई इस बारे में जानकारी होगी, नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, मेरे कहने से याद रखिएगा। आपको बताना है कि इनका प्रसिद्ध मेला कब आयोजित होता है। श्रावण में शुक्ल चतुर्दशी को, भादों में शुक्ल चतुर्थी को, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को, या आश्विन शुक्ल चतुर्दशी को। यानी कि है तो 4 तारीख को ही। अब वो श्रावण मास में है, भादों में है, कार्तिक में है, या आश्विन में है। आपके पास 30 सेकंड का समय है, जल्दी से भाई इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। चलिए बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जुगल बहुत बढ़िया, सना, निकिता, अनु बहुत अच्छे बच्चों, कविशा बहुत बहुत अच्छी तैयारी बच्चे, पंकज भैया हमेशा की तरह बिल्कुल सही उत्तर, दलीप भैया वेरी गुड।
चलिए भाई, लगभग क्लास के सारे विद्यार्थियों को पता है कि भाई ये भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला जो है उसका आयोजन होता है। भाद्र माह की चतुर्थी लक्की मेला लगता है। चलिए बहुत अच्छे। अब प्रश्न संख्या 12 जो है भाई, ये बताइए मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था 12 अक्टूबर 1947 को, 14 दिसंबर 1947 को, 18 मार्च 48 या 27 दिसंबर 48? थोड़ा सा भी आपको याद होगा ना तो आप कर लोगे। अभी शायद 10-15 दिन पहले ही मैंने राजस्थान के एकीकरण से संबंधित प्रश्न आपको कराए थे। इवन राजस्थान का एकीकरण भी पढ़ाया था, तो आपके लिए टफ नहीं होना चाहिए। बताइए भाई, मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था दैट टू 18 मार्च 1948। बहुत अच्छे भाई, लगभग क्लास के लगभग सारे विद्यार्थियों का सही है ना? आपका रिवीजन भी हो गया, आपको याद भी आ गया मत्स्य संघ का। अच्छा चलिए भाई, एक और प्रश्न है, उसका कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिएगा। मत्स्य संघ जो है वो कौन से चरण में जाकर हमारे राजस्थान के साथ जुड़ा था? 5वें में, 6वें में, 7वें में? टोटल तो 7 चरण ही थे, तो बताइएगा। हाँ, उत्तर देते रहिए। प्रश्न संख्या 13, देखिए किसी राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि प्रदान की थी। फरजंद की उपाधि अब बताइए वो किसको दी गई थी? भगवान सिंह को, धर्मपाल सिंह को, माल सिंह को या मान सिंह को? सरल सवाल है, आराम से बताएं भाई, जल्दी से बताइए। हाँ, किसको दी गई भाई? भगवान सिंह, धर्मपाल, माल सिंह, मान सिंह? वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई, वेरी गुड बच्चों। मान सिंह को फरजंद जो है उसकी उपाधि दी गई थी, है ना? प्लीज मेरे कहने से याद करके रट के रट्टा मार के तब जाइएगा। वेरी गुड, गलती नहीं करनी है। चलिए भाई, प्रश्न संख्या 14 जो है ये बताइए, चित्तौड़ के राणा रतन सिंह जो है भाई वो कौन थे? चंदेल वंशीय, चौहान वंशीय, गोहिल या परमार वंशीय? बहुत सरल सवाल है, इससे सरल तो खैर क्या ही मैप क्या पूछता और आरपीएससी क्या पूछती, है ना? हाँ भाई, ये आरपीएससी ने पूछा था, शायद 2007-8 के अराउंड का प्रश्न है। अब आ गया होगा आरपीएससी के मन में बिल्कुल आपको एक फ्री हैंड काइंड ऑफ देने का, उन्होंने पूछ लिया। हाँ चलिए भाई, लगभग सारी क्लास को ही पता है कि चित्तौड़ के राणा रतन सिंह जो हैं वो गोहिल वंशीय थे। अब ये तो भाई देखिए बेसिक बात है, आप सभी को पता ही होगा। इसके अलावा गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह प्राप्त होते हैं। आहट सभ्यता, अब ये चलिए भाई इन दोनों को स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बताइए। जो भी है, क्योंकि काफी सारे प्रश्न थे, आप आराम से अगर करना चाहते हैं तो भैया मैं इस पे पॉज कर देता हूँ, आराम से कर लीजिएगा गणेश्वर सभ्यता, आहट सभ्यता के बारे में। हालांकि सरल ही प्रश्न है, जानबूझ के मैं यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य ये है कि जब इसके बाद में जब सभ्यता वगैरह पढ़ाऊंगा तब हम लोग इनको करेंगे, है ना? बाकी करना चाहते हैं तो आराम से भैया स्लाइड पॉज करिएगा, आराम से क्वेश्चन का उत्तर करिएगा। सरल बात है, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष आपको पता होना चाहिए कहाँ है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कही जाती है, कांतली नदी के किनारे है। सिमिलरली आहड़ सभ्यता आपको पता लग जाएगा, यमुना तो खैर क्या ही नदी होगी, है ना? लूनी थोड़ी साइड में चली गई, चंबल भी अगर देखा जाए तो काइंड ऑफ मैंने उत्तर भी बता दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 13 जो है ये बताइए, तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था किस किस के बीच में? अकबर और हैमू के मध्य में, सांगा और बाबर के मध्य में, हम्मीर और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य में, या मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में? बताइए भाई किसके मध्य लड़ा गया था तराइन का दूसरा युद्ध, जो कि 1192 में लड़ा गया था? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। जुगल भैया बहुत अच्छे, सना बहुत बढ़िया, अनु बहुत अच्छे, सना बहुत अच्छे। दोबारा नाम ले लिया क्या? खैर कोई ना। पंकज भैया बहुत अच्छे, कविशा बहुत अच्छे, दलीप भैया बहुत अच्छे, अंजलि बहुत अच्छे, शकुंतला बहुत अच्छे, और भी नए जो विद्यार्थी जुड़े हैं सभी का सही है भाई। तराइन का द्वितीय युद्ध जो है वो लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और सम्राट पृथ्वीराज चौहान के मध्य। ठीक है, चलिए बहुत बहुत बढ़िया। 1192 की लड़ाई है, 1191 में पहला तराइन का युद्ध। ठीक है ना? अब तराइन पड़ता हरियाणा के अंदर है, थोड़ा और डीप में पड़ जाइए। चलिए प्रश्न संख्या 14 बताएं भाई, भगत पंथ की स्थापना जो है वो किसके द्वारा करी गई थी? गोविंद गुरु जो थे उनके द्वारा, मोतीलाल तेजावत के द्वारा, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा, या सुरजी भगत के द्वारा? बताइए भाई किसके द्वारा करी गई थी भगत पंथ की स्थापना? आपके पास वही तरीका, बिल्कुल सिंपल, 30 सेकंड का समय दें, सोचें। भगत पंथ की स्थापना किसके द्वारा करी गई है? माणिक्यलाल वर्मा तो शायद सुना नहीं है, सुरजी भगत ऐसा तो आरपीएससी पूछेगी नहीं, इधर गोविंद गुरु हैं या मोतीलाल तेजावत हैं। दोनों ही कहीं ना कहीं भाई आदिवासियों से संबंधित है। मोतीलाल तेजावत जो है भाई उनका मात्र कुंडिया आंदोलन, एक ही आंदोलन, भूमट भील आंदोलन शायद वो अलग है। गोविंद गुरु करेक्ट आंसर। चलिए भाई बहुत अच्छे,
बहुत बढ़िया, सना बहुत बढ़िया, पंकज भैया बहुत अच्छे, वेरी गुड, अनु, कविशा बहुत अच्छी तैयारी बच्चों, जुगल वेरी गुड, बहुत बढ़िया, दलीप भाई बहुत अच्छे। चलिए भाई बच्चों, वेरी वेरी गुड। भगत पंथ की स्थापना करी गई थी स्वामी गोविंद गुरु द्वारा, ठीक है ना, याद करके जाइएगा, थोड़ा ध्यान रखें, आपको पता होना चाहिए। चलिए भाई, प्रश्न संख्या 15 जो है ये बताएं, महाराणा राज सिंह जो थे उनका शासनकाल कब से कब तक था? 1597 से 1620, 1620 से 28, 28 से 52 या 52 से 80? देखिए भाई, कुछ लोगों के आपको शासनकाल पता होनी चाहिए, जैसे कि राणा सांगा का, राणा कुंभा का, राणा प्रताप का और राणा राज सिंह जी का। एटलीस्ट मेवाड़ में इतने जनों का तो आप प्लीज पढ़ के जाएं। अब आप आराम से सोचें, जाने कब की बात है राणा राज सिंह जी की। चलिए भाई, बहुत सारे विद्यार्थियों का सही उत्तर आ रहा है। अनु बहुत बढ़िया, सना बहुत अच्छे, कविशा बहुत अच्छे बच्चे, पंकज भैया बहुत अच्छे, इसके अलावा जुगल भैया बहुत अच्छे, दलीप भाई बहुत बढ़िया, शकुंतला बहुत अच्छे। चलिए भाई, मुकेश भैया वेरी गुड। चलिए, लगभग क्लास के सारे विद्यार्थियों को पता है 1652 से 1680 के बीच में राणा राज सिंह जी का शासनकाल था। आपको पता है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, प्रश्न संख्या 16 जो है इसकी तरफ चलते हैं। ये बताइए, बीकानेर के कौन से शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहे? रहा नहीं रहे, देखिए भाई, ये कभी कभी क्या है, मतलब टीप टाप करने के चक्कर में गड़बड़ हो जाती है, तो मैं ऐसा कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं चाहता हूँ। बताएं भाई, राव बीका थे, कल्याण मल थे, राय सिंह थे या दलपत सिंह थे? सिंपल बात है, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे, आपको पता लग जाएगा, है ना। काफी, महाराणा प्रताप की बहन की शादी हो रखी थी शायद इनमें से किसी एक के साथ। हाँ, बहुत बढ़िया, जुगल वेरी गुड, कविशा बहुत अच्छे, सना बहुत बढ़िया, अनु बहुत अच्छे, शकुंतला बहुत अच्छे, दलीप भाई बहुत बढ़िया, पंकज भैया वेरी गुड। चलिए भाई, बिल्कुल राय सिंह जी ही थे, है ना, याद रखिएगा। चलिए, अब प्रश्न संख्या 17 जो है भाई ये करते हैं, आमेर में शिला देवी का मंदिर जो था वो किसके द्वारा बनवाया गया बच्चों? मान सिंह जी के द्वारा, भारमल जी के द्वारा, सवाई जयसिंह के द्वारा, मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा? बताइए भाई, किसके द्वारा बनवाया गया था शिला देवी का मंदिर? आपको अच्छे से पता है, आमेर की इष्ट देवी है शिला देवी, क्योंकि अगर कुल देवी की बात करूंगा तो फिर वो जमवाय माता है, तो जमवाय माता अलग है, शिला देवी अलग है। शिला देवी के बारे में ऐसी मान्यता थी बच्चों कि एक बार अगर आप दर्शन कर लेते हैं या आमेर वाले इनके दर्शन कर लें, तो फिर उनको युद्ध में पराजित करना इज लिटरली इम्पॉसिबल। चलिए भाई, बहुत अच्छे, क्लास के हर एक विद्यार्थी को पता है कि ये जो मानसिंह थे भाई, उनके द्वारा आमेर में शिला देवी का मंदिर बनवाया गया था। आज भी अगर आप जाएंगे तो आपको ये मंदिर मिल जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 18 करते हैं भाई, राणा सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध कब हुआ था? आपको पता होना चाहिए भाई, काफी फेमस युद्ध है, भरतपुर में रूपवास तहसील के अंदर ये युद्ध हुआ था। 1509 में, 1510 में, 27 में या 30 में, है ना। खानवा का युद्ध है, अगर टू बी प्रिसाइज मैं आपको बताने का प्रयास करूं तो। देखिए, आरपीएससी कभी कभी क्या है, डायरेक्टली ये भी पूछ सकती है खानवा का युद्ध ना, आरपीएससी चालाक बन के क्या कर देती है, राणा सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध कब हुआ? अब आप, पता होना चाहिए कि युद्ध 1527 में हुआ और ये खानवा के युद्ध की बात कर रही है आरपीएससी। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, क्लास के लगभग हर एक विद्यार्थी को पता है कि भाई खानवा का युद्ध जो है वो 1527 में हुआ। बहुत अच्छे। चलिए भाई, प्रश्न संख्या 19 जो है ये बताइए, देखिए अकबर ने राणा प्रताप से मित्रता के लिए धूर्त मंडल भेजा था, तो उस धूर्त मंडल में तीसरा व्यक्ति कौन था? है ना, मान सिंह थे, जलाल खान था, टोडरमल थे या भगवंत दास थे? बताइए भाई, कौन था? आपके पास 30 सेकंड का समय है, धैर्य से सोच के इसका उत्तर दीजिए। बताइए भाई, अकबर द्वारा राणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया? देखिए, ट्रिक, JMBT, जलाल खान, मानसिंह, भगवंत दास, टोडरमल। तीसरा पूछ रहा है भगवंत दास, बहुत अच्छे, जुगल बहुत अच्छे, सना, कविशा बहुत अच्छे बच्चों, अनु बहुत बढ़िया, मुकेश भैया, पंकज बहुत अच्छे, दलीप भाई बहुत अच्छे बच्चों, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। प्रश्न संख्या 20 जो है भाई ये बताइए, जोधपुर के राठौड़ नरेशों में अकबर का प्रबल प्रतिरोधी, सुबह मैं उनके बारे में बता भी रहा था और अभी हमने उनके बारे में सिर्फ पढ़ना चालू किया है। आपको बताना है भाई कौन थे जो कि अकबर के प्रबल प्रतिरोधी या अकबर के विरोधी माने जाते हैं? बताइए, मालदेव, चंद्रसेन, जोधा या जसवंत सिंह? याद कीजिए वो नागौर दरबार, याद कीजिए उस व्यक्ति का आते हुए धूल उड़ाते हुए चले आना और अकबर को बिल्कुल यहाँ पर विस्मृत कर देना। बिल्कुल सही बात बच्चों, राव चंद्रसेन थे, वो हमारे प्रताप के अग्रगामी, भूले बिसरे राजा, और कहीं ना कहीं राठौड़ों के सिरमौर राव चंद्रसेन थे, याद करके जाइएगा। वैसे आप सभी को पता है,
छोटे गुरुजी आप ही के यहाँ के थे बच्चे। चलिए बहुत अच्छी बात। अब चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 21 बताइए। देखिए भाई मैंने अभी आपको नागौर दरबार के बारे में क्या है बताया, और आपको पता है कि 1570 में अकबर यहाँ पर आया नागौर दरबार में, और यहाँ पर ही आया था अकबर इस उससे बहाने से कि भाई यहाँ पे बहुत सारा सूखा पड़ा हुआ है, तो क्यों ना भाई यहाँ के लोकल राजाओं के साथ बातचीत वगैरह करी जाए। तो नागौर दरबार के दौरान उसने एक तालाब का निर्माण करवाया था। वो तालाब कौन सा था बच्चों, आपको बताना है। बुद्ध तालाब, रवि तालाब, समय तालाब या शुक्र तालाब। बताइए भाई ये कब था। आपके पास वही भाई 30 सेकंड का समय, बताएं। बुध शुक्र, बुध रवि, समय या शुक्र, बताइए। 30 सेकंड का समय है। टिक टाक टिक टाक टिक टाक टिक टाक। बहुत बढ़िया मुकेश भैया, बहुत अच्छे। सना बहुत अच्छे। जुगल, अनु बहुत अच्छे। कविशा बहुत अच्छे बच्चे। दलीप भैया बहुत अच्छे। राकेश बहुत अच्छे। रमेश, दिनेश, सुरेश, महेश, अरे वाह बहुत बढ़िया बच्चों, आपने तो कमाल कर दिया। सना बहुत बढ़िया बच्चे। नागौर दरबार के दौरान कौन सा तालाब बना, तो बच्चों उसका सही उत्तर है वो है शुक्र तालाब। ठीक है ना, चलिए भाई बिल्कुल सही बात। प्रश्न संख्या 22, राव चंद्रसेन की समाधि कहाँ है। बटहरारा में है, सोजत में है, सचियाप में है या इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई राव चंद्रसेन की समाधि कहाँ पर है। बटहरारा, सोजत, सचियाप या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न को करने का सरल सही तरीका, आराम से सोच के इसका उत्तर दीजिए भाई। बताएं कहां पर है। ए बी सी डी। बहुत अच्छे भाई, क्लास के हर एक विद्यार्थी को पता है। अब मुझे नहीं पता है, मुझे बताइए सचियाप है या सोजत है। देखिए सचियाप उत्तर है, थोड़ा याद करके जाइएगा। राव चंद्रसेन की समाधि को अभी रिसेंटली भारत सरकार ने, सॉरी माफ कीजिएगा, राजस्थान सरकार ने रिकंस्ट्रक्ट किया है। तो अगर मौका मिले देख के आने का तो देख के अवश्य आइएगा। ठीक है, चलिए भाई बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड बच्चों। चलिए अब ये प्रश्न संख्या भाई 23 जो है ये करिए। देखिए हुआ क्या कि मैं राजस्थान के साथ इंडियन हिस्ट्री भी मैंने आपको पढ़ाई है, तो उस हिसाब से भाई इंडियन हिस्ट्री में क्वेश्चन जो है भाई, ये अब जितने भी आगे की क्वेश्चन है वो भारतीय इतिहास से रिलेटेड है, स्पेशली वो जो मैंने आपको पढ़ाई है। अब चलिए भाई आज का इंडियन हिस्ट्री का पहला सवाल करते हैं कि बंबई अंग्रेजों को दहेज के रूप में किस वर्ष दिया गया। देखिए मैंने जब आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ाई थी तो मैंने आपको ये समझाया कि बच्चों बंबई जो थी वो राजा चार्ल्स सेकंड जो थे उनकी शादी पुर्तगाली एक राजकुमारी थी कैथरीन, है ना, उनके साथ हो गई थी और उनको दहेज के रूप में मिल गया था। अभी घटना कब की है, 61 की है, 62 की है, 65 की है या उपरोक्त में से एक से अधिक। धैर्य से सोच के इसका उत्तर दीजिए। आपको थोड़ा याद आना चाहिए, नहीं याद आ रहा है तो बताइए, याद आ गया है तो बहुत अच्छी बात। पंकज भैया, कविशा, सना, अनु, आप सारे विद्यार्थियों से निवेदन है कोशिश करें। देखिए लगभग मोर और लेस। चलिए भाई बहुत अच्छे बच्चों, बहुत बढ़िया प्रयास, कोई दिक्कत नहीं है। सही होता है बहुत अच्छी बात, गलत होता है कोई दिक्कत नहीं। देखिए 1661 जो है 1661 है ना, याद करने का तरीका, एक बार सीधा लिख दीजिए, एक बार उल्टा लिख दीजिए, हो गया, मिल गया। बंबई दहेज में अंग्रेजों को 1661 में शादी हुई थी और 3 जुलाई 1661 को पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को ये सौंप दिया था। ठीक है ना, याद करके जाइए। चलिए बहुत अच्छी बात। सेकंड जो है भाई वो बताइए। देखिए प्लासी का युद्ध आपको बताना है। प्लासी का युद्ध भारत की राजनीति में या भारत के ब्रिटिश उपनिवेश की जो शुरुआत हुई थी उसमें एक बहुत लैंडस्लाइड मोमेंट है। आपको बताना है ये युद्ध कब हुआ, 57 में, 61 में या 72। उपरोक्त में से एक से अधिक भी उत्तर हो सकता है भाई, ऑप्शन नंबर 4 के अकॉर्डिंग। आराम से सोच के करना है। देखिए उपरोक्त में से कोई नहीं नहीं बोल रहा हूँ, उपरोक्त में से एक से अधिक बोल रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा विचार करें भाई मेरे उसके ऊपर। हाँ बहुत अच्छे भाई, चलिए वेरी गुड। सना बहुत अच्छे, कविशा बहुत अच्छे, दलीप भाई बहुत अच्छे, पंकज भैया बहुत अच्छे, अनु, जुगल बहुत बढ़िया बच्चों, शकुंतला बहुत बढ़िया बच्चे, निकिता बहुत बढ़िया। 1757 का है प्लासी का युद्ध, और प्लासी के बाद बक्सर का युद्ध था, और बक्सर के युद्ध बाद तो बिल्कुल ही बंगाल एक तरीके से ट्रांसफर हो गया किसके पास, गोरों के पास। ठीक है ना। चलिए भाई आज का प्रश्न संख्या 3 भारतीय इतिहास से संबंधित आपको बताना है। 1760 में एक बहुत फेमस लड़ाई हुई थी अंग्रेजों की, जिसको वंदवासी की लड़ाई या इंग्लिश में बॉन्डी वॉश का युद्ध बोला जाता है। और ये भाई मैंने आपको कल पढ़ाया था, शायद कल या परसों की जब इंडियन हिस्ट्री की क्लास में थी, ये मैंने घटना आपको बताई थी। तो बताइए भाई वो गोरे किससे लड़ रहे थे, फ्रेंच से लड़ रहे थे, स्पेनिश लोगों से लड़ रहे थे, मैसूर से लड़ रहे थे, या कर्नाटिक के जो राजा हुआ करते थे उनसे लड़ रहे थे। आपके पास 30 सेकंड का समय है, सोच के बताइए। अरे वाह बहुत बढ़िया पंकज भैया, बहुत अच्छे मित्र, इसका मतलब आप मेरी बात धैर्य से और समझदारी से सुनते हैं, बहुत अच्छे। कविशा बहुत अच्छे बच्चे, अनु बहुत बढ़िया, सना बहुत अच्छे, जुगल भैया बहुत अच्छे, वेरी वेरी गुड।
याद करिएगा भाई 1760 में बॉन्डिवॉश की लड़ाई जो है वो फ्रेंच लोगों के साथ लड़ी गई थी। बहुत अच्छे। प्रश्न संख्या 4 जो है भाई ये बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत के शासक कौन थे? स्थापना जहांगीर, सूरी, अकबर या औरंगजेब? धैर्य से करिएगा भाई, इसमें क्या है कि थोड़ा सा कैच है क्वेश्चन में, आप जल्दबाती हो सकते हो क्योंकि आपको थॉमस रो और वो सब याद है और आपको लगेगा कि यार थॉमस रो ये सब तो जहांगीर के दरबार में आए थे, तो हो ना हो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जहांगीर के समय में ही हुई होगी। अब बच्चों बस यही कैच है, यहाँ पे समझ जाइए जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही थी 1600 में, तब उत्तर भारत में अकबर का शासन हुआ करता था, ठीक है ना। तो इस वजह से जहांगीर उत्तर नहीं है। अगर आपने जहांगीर चुना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। उत्तर सही जो है वो याद रख लीजिएगा, वो है अकबर। ठीक है, चलिए भाई अब आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 जो है ये बताइए भाई, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? पौंडीचेरी, कालीकट, कोचीन या गोवा? अब देखिए भाई ये तो आप में से बहुत सारे विद्यार्थी, शायद अनु ने भाई मुझे लिखना भी सिखाया था ये, है ना, मुझे लिखना नहीं आ रहा था। पौंडीचेरी, हाँ, उनकी वजह से भाई मेरे को लिखना आया। तो आप लोग बताएं भाई फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी, इसको बताइए। पौंडीचेरी, कालीकट, कोचीन या गोवा? एक सिंपल तरीका है करने का, धैर्य से सोच के तब इसको करिएगा। आराम से, आपके पास खूब सारा समय है, समय लीजिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चों। पंकज भैया बहुत अच्छे, सना, कविशा बहुत अच्छे, अनु बहुत बढ़िया, शकुंतला बहुत अच्छे, दलीप भैया बहुत अच्छे, जुगल बहुत अच्छे, बाकी सारे विद्यार्थी दिनेश, राकेश, महेश, सुरेश सभी का सही है भाई। पौंडीचेरी इज द करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 6 की तरफ चलते हैं। ये बताइए भाई कौन सा युद्ध अंग्रेजों द्वारा जीता गया और पौंडीचेरी की संधि के साथ संपन्न हुआ? अब ये देखिए कौन से युद्ध के बारे में बात हो रही है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध, दूसरा कर्नाटिक युद्ध, प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। यानी कि वो भी एक तरीके से ये फर्स्ट कार्नेटिक युद्ध के बारे में ही बोल रहे हैं, है ना, नाम बस ये लिख दिया। आपके पास 30 सेकंड का समय है, याद कीजिए एंग्लो फ्रेंच वॉर, याद कीजिए प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, जिसमें जो ट्रीटी थी उसका नाम एक्सले चैपल की ट्रीटी थी। और क्लास में कोई विद्यार्थी ये बोल भी रहा था कि सर इसका नाम बड़ा टफ सा है, याद शायद ना हो। तो बच्चों प्लीज याद रखिएगा, ये एक्सले चैपल की ट्रीटी थी, आपको पता होना चाहिए। दूसरे कार्नेटिक युद्ध की जो ट्रीटी थी वो थी पौंडीचेरी की ट्रीटी, आपको याद रखना है। मैंने आपको बताया था कि कैसे ड्यूप्ले को यहां से ट्रांसफर कर दिया गया था और इसी वजह से कहीं ना कहीं भाई फ्रांसीसी जो है, जो बढ़त उन्हें मिल रखी थी, वो फ्रांसीसियों को बढ़त जो है उनके हाथ से छूट गई। तो चले भाई, बहुत सारे विद्यार्थियों का उत्तर सही है, कुछ को गड़बड़ थी, कुछ को समझ नहीं आ रहा था, तो याद कर जाइएगा। मैंने कल आपको पूछा भी था कि भाई ये क्रम आरपीएससी या कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन आपसे पूछ लेगा कि भैया पौंडीचेरी की संधि जो है वो द्वितीय कार्नेटिक युद्ध से रिलेटेड है, क्योंकि प्रथम से रिलेटेड जो थी उसका नाम था एक्सले चैपल की ट्रीटी। ओके, चलिए प्रश्न संख्या अब ये कौन सा है, 6 ना 7 बताएं। हाँ, निम्नलिखित में से किसने व्यक्तिगत का सिद्धांत या हड़प नीति की शुरुआत करी थी? याद कीजिए 1857 की क्रांति। और उसके अंदर ये था कि अगर आपके राज्य के अंदर कोई मेल यानी कि पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है तो वो राज्य जो है वो गोरों द्वारा अपने उसके अंदर मिला लिया जाएगा। या फिर गोरे एक काम और करते थे भाई, आपको कुशासन के नाम पर हटा सकते थे और उस आपके राज्य को अपने राज्य में डायरेक्टली अटैच कर सकते थे। इसको हड़प की नीति बोला गया। अब ये किसके टाइम पे थी? केनिंग, रिपन, डलहौजी या हेस्टिंग्स? देखिए थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आप हेस्टिंग्स और रिपन को हटा सकते हो। आपको पता होगा कि 1857 की क्रांति के दौरान अगर भारत का गवर्नर जनरल और उसके बाद भारत का पहला वॉइसरॉय कोई बना तो वो था केनिंग। अब बात आती है कि केनिंग सही है या डलहौजी सही है। तो बच्चों सिंपल सिद्धांत, डलहौजी का कारनामा था ये, है ना। हड़प की नीति या ये सारी नीति जो है लॉर्ड डलहौजी लेकर आया था, इसको याद करके जाइएगा। हालांकि अभी हम लोग आने वाली क्लासेस में इस बारे में पढ़ेंगे। ये प्रश्न मैंने पूछ लिया, चलिए कोई ना, आप इसका उत्तर देने का प्रयास करिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 8 जो है भाई इंडियन हिस्ट्री का, ये बताइए कौन से फ्रांसीसी गवर्नर भारत के फ्रांसीसी उपनिवेश बनाने के प्रयासों के लिए जाना जाता है? देखिए मैंने आपको कल ये बात बताई थी कि इनमें से किसी एक नाम को आप बहुत अच्छे से जानते हो, और मैंने आपको ये भी बताया था कि यूरोपीय शक्तियों में से पहली यूरोपीय शक्ति जिसने भारत के अंदर उत्तराधिकार संघर्ष में भाग ले लिया था वो फ्रांसीसी थे। और जब मैंने सहायक संधियों के बारे में आपको बताया तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली ये प्लान ना फ्रांसीसी लोगों का था और फ्रांसीसी में से भी एक व्यक्ति का नाम मैंने आपको बताया था। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड,
बहुत अच्छे सना, बहुत अच्छी तैयारी बच्चे, अनु बहुत बढ़िया, कविशा बहुत अच्छे, पंकज भैया बहुत अच्छे, रोहित भैया चलिए आपका उत्तर गलत है, कोई बात नहीं है, नीरू बच्चे आपका भी सही है, बहुत बढ़िया। चलिए भाई ये ड्यूप्ले के बारे में बातचीत हो रही है, आप याद करके जाइएगा, भूलिएगा कभी नहीं, जो वो थे जोसेफ फ्रांसिस ड्यूप्ले, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए भाई आज का अंतिम सवाल इंडियन हिस्ट्री का और आज का लास्ट क्वेश्चन, ये भी बताएं भाई, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1579, 1602, 1616 या उपरोक्त में से एक से अधिक? हाँ चलिए देखिए ये सारे क्वेश्चन जो हैं मैं कहीं से लेकर आया भाई, ये वो प्रश्न है भाई जो यूपीएससी ने, यूपीपीसीएस वगैरह ने पूछे हैं, तो वहां पे ये ऑप्शन जो है, बीपीएससी वगैरह, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, वहां पे भी इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बताइए भाई, आपके पास 30 सेकंड का समय है, धैर्य से सोच के बताना है। बहुत अच्छे जुगल, कविशा, सना बहुत अच्छे, अनु बहुत अच्छे, बहुत बहुत बढ़िया, रोहित भैया बहुत अच्छे। चलिए भाई बहुत सारे विद्यार्थियों का सही उत्तर मिल रहा है, बहुत अच्छे। इसका सही उत्तर जो है वो है 1602 यानी कि 1602 में आए। बच्चों देखो क्रम याद रखना, सबसे पहले भारत के अंदर आए पुर्तगाली, पुर्तगालियों के बाद जो दूसरे नंबर में यूरोपियन शक्ति आई वो आए डच, डच के बाद जो तीसरी बड़ी शक्ति हमारे यहाँ आई वो ही ब्रिटिश यानी इंग्लैंड, और उसके बाद जो फोर्थ आए वो थे फ्रेंच। ये पीडीएफ वाला भैया क्रम याद करके जाइएगा, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए भाई ये थी आज की क्लास का अंत। तो जय हिंद, जय भारत, आपका जो भी बताइएगा आपको कैसा लगा, आपको कैसा भाई आज का सेशन लगा, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी, वो सारी बातें मुझे बताइएगा। चलिए भैया मिलते हैं कल सुबह आपको एक बार फिर से राजस्थान हिस्ट्री के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, थैंक यू ऑल।